वहां के मुस्लिम आज भी कहते हैं कि हम संप्रदाय बदल लिए हैं परंतु हम राम के वंशज हैं। मोहम्मद साहब कश्मीर में रह के संतों के पास रह के साधना किए थे। ईसा मसीह कश्मीर में संतों के पास रह के साधना किए थे। मोहम्मद साहब भी सनातन में ही दीक्षा लिए थे। मोहम्मद साहब का इतिहास पढ़िए तो अकबर कहता था अल्लाह अकबर कहने के लिए, और मंसूर कहता था अनल हक। इसलिए मंसूर को बीच चौराहे पर खड़ा होके और काटते गया काटते गया काटते गया। आप अगर सही चश्मे से देखेंगे तो आप अंदाज करेंगे कि जून में वो चालू हो जाएंगे। वेलकम टू सिटी टॉक्स। आज हमारे साथ जो गेस्ट बैठे हैं वो नगर के विधायक श्री मिथिलेश कुमार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेरे चैनल में। धन्यवाद। अक्सर शस्त्र और शास्त्र बांटने के लेकर के चर्चा में रहते हैं, तो अहम सवाल सबसे पहले यही करेंगे कि सर आखिर ये शस्त्र और शास्त्र बांटने के पीछे आपका जो मेन उद्देश्य क्या है सर? उद्देश्य तो हम कई बार बता चुके हैं चैनलों को। अगर उद्देश्य की प्रामाणिकता चाहिए तो वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य का 16वां अध्याय पढ़िए, महर्षि परशुराम की जीवनी पढ़िए, महर्षि भृगु की जीवनी पढ़िए, आपको सही मायने में उद्देश्य पता चल जाएगा। शस्त्र और शास्त्र आदि काल से हमारे सनातन की परंपरा है। शस्त्र असुरों के वध के लिए, शास्त्र सुर और असुर के विभेद को जानने के लिए। यही तो सामान्य सी बात है। कि आप नगर के विधायक हैं, तो नगर के विधायक का जो काम होता है, जो आप प्रतिनिधि होते हैं, तो क्या एक खास समुदाय के आप प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि समुदाय के तो नहीं होते हैं, प्रतिनिधि तो क्षेत्र के होते हैं, प्रतिनिधि संस्कृति को होते हैं, प्रतिनिधि जिस भारत माता का अन्न खाते हैं, जिस भारत की वैभवशाली धरती से पालन पोषण मिलता है, उस धरती के पुत्रों के प्रतिनिधित्व होते हैं। अक्सर मैं जब भी इंटरव्यू करता हूं तो मैं अपने लोगों से, जनता से फेसबुक पे पूछता हूं कि अगर आपके प्रति किसी प्रतिनिधि के लिए सवाल है तो बताएं। तो उनका एक सवाल था, बहुत लोगों का सवाल था कि क्या आप सिर्फ रामायण बांटते हैं, कुरान क्यों नहीं बांटते हैं, बाइबल क्यों नहीं बांटते हैं? आपको इसके लिए आसफा परवेज यहाँ तत्कालीन सीओ थी जिस समय मैं चुनाव लड़ा था। अभी वो अधिकारी हैं आप्त सचिव स्तर की पटना सचिवालय में। आप जाकर उनसे मिलिए, इसकी प्रामाणिकता मिल जाएगी मैं कुरान बांटता हूँ कि नहीं। जब तक अभी तक किसी लोगों ने देखा नहीं या फिर किसी तरह का वीडियो नहीं, कोई प्रमाण तो है नहीं, तो फिर अरे आसफा परवेज गजटेड अफसर है, यहाँ की अंचलाधिकारी थी और अभी वो आप्त सचिव है सचिवालय में। आप उनसे जाकर पूछ लीजिए, थोड़ा कष्ट करिए, पूछ लीजिए। लोगों का और भी कंप्लेन है कि जब से विधायक बने 5 साल के कार्यकाल में कभी भी कहीं घूमने नहीं गए, लोगों की दुख को देखने नहीं गए, लोगों का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग किस तरह जी रहे हैं, किस हालत में सीतामढ़ी नगर निगम के लोग जी रहे हैं, लोगों का कंप्लेन है सर। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों के बीच में जा नहीं पाते हैं, ये तो हम सोशल मीडिया बता देगा, फेसबुक, उसका जवाब नहीं देना है। बातें प्रामाणिकता की होनी चाहिए। आप उस पर से देख सकते हैं लोगों के बीच में जाते हैं या नहीं जाते हैं, और लोगों की जो समस्या है उस समस्याओं का निराकरण जो इस सत्र में हुआ है, और नगर निगम सहित ग्रामीण क्षेत्रों के समस्याओं का निराकरण जो अब तक हुआ 4.5 साल के कार्यकाल में, अभी 6 महीने बचे हैं। अगर इससे ज्यादा निराकरण किसी कार्यकाल में हुआ हो तो यहाँ की जनता मुझे एक मत नहीं देता। मैं एक मत मांगने का अधिकारी नहीं हूँ। आजादी के कार्य समय से लेके आज तक का जितना भी किसी भी विधानसभा का कार्यकाल हुआ, उस कार्यकाल में सबसे अधिक काम अगर मेरा नहीं हुआ हो, जो इसमें मैं उसका ग्राफ खींचा हूँ, तो मुझे एक भी मत नहीं चाहिए। सीतामढ़ी का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट जिससे कि आपने, इसमें मैं पढ़ा हूँ, अभी बांटा गया है, जिसमें सबसे ऊपर मेहसौल रेलवे ब्रिज है, ओवर ब्रिज है, जिसके बारे में आपने खुद कहा था कि अगर ये चुनाव से पहले संपन्न नहीं हुआ तो मैं नॉमिनेशन नहीं डालूंगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने जो कहा सो कहा, कहना क्या चाहेंगे, जो बोल दिया सो बोल दिया। अब तक तो काम मुझे नहीं लेख के लग रहा है कि विधानसभा चुनाव तक संपन्न हो जाएंगे। आप अगर सही चश्मे से देखेंगे तो आप अंदाज करेंगे कि जून में वो चालू हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। माननीय विधायक जी के द्वारा
ये सूचना दिया जा रहा है कि जून तक रेलवे ओवरब्रिज जो है ना बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, और ये सीतामढ़ी वालों के लिए बिल्कुल बहुत खुशी की बात है, क्योंकि उसकी वजह से जाम की जो समस्या है बहुत ज्यादा है। अब सीतामढ़ी नगर निगम में कुछ न कुछ घटना है, जैसे कि एक्सीडेंटल बहुत बड़ा एक इशू बन के रह गया हुआ, जो अक्सर आप देखते हैं कि 4 लाइन में रोज 1 या 2 दिन गैप करके 1, 2 लोग, 5 लोग, 6 लोग आपको घटनाएं मिलती होंगी, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक का इशू, ये एक्सीडेंट का इशू। सर, इस पे अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा प्रशासन की तरफ से, इस पे सर आप क्या कहेंगे? प्रशासन का अनवरत प्रयास जारी है और मैं इस जाम के समस्या के निराकरण के लिए रेलवे ओवरब्रिज ठाना, उसके बाद संपूर्ण रिंग बांध का निर्माण ठाना, फिर पासवान चौक से गौशाला चौक तक की जर्जर सड़क बरसों से जो पड़ी थी उसको ठाना हूँ। ये सारे हमारे संकल्प सिद्ध होंगे और सारे समस्याओं का निराकरण होगा, परंतु हमारे आपके जैसे जो जनता है उसको भी अपने अंदर सिविक सेंस पैदा करने की आवश्यकता है। ये ओवरटेकिंग का होर और ड्रग एडिक्शन, युवाओं के अंदर भांग, गांजा, नशा, तंबाकू खैनी का सेवन, मदिरा का सेवन, नशा का सेवन, मांसाहार, ध्यान नहीं करना, योग नहीं करना, ब्रह्म मुहूर्त में जग के प्राणायाम नहीं करना, ये सब चीजें जो हमारी विरासत रही है, हमारी सनातनी विरासत है, उस विरासत को जब तक आज का युवा नहीं अपनाएगा तब तक दिमाग केंद्रित नहीं होगा, अनबैलेंस होगा, और दिमाग अनबैलेंस होगा, ठोकरें लगेंगी, असामयिक मृत्यु होंगे। इसके लिए थोड़ा अपनी भी जवाबदेही बनती है, संसार के हर पहलू पे, संसार के हर परिस्थिति में, यहाँ तक कि प्रकृति के परिस्थिति में भी हमारी जवाबदेही होती है, तो हम अपने जवाबदेही की ओर भी थोड़ा देखें। एक जिम्मेदारी जो हम सब आम जनता की बनती है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना प्रियम्बल लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट होता है, जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि नेता भी इंसान ही होते हैं और वो तब तक कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोग का अपना पार्टिसिपेशन उसमें नहीं हो। ये बहुत बड़ी बात है। सर, 2025 विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, डबल इंजन की सरकार चल रही है और इस बार तेजस्वी सरकार की लहर बहुत तेज है सर, तो इसमें सर कैसी चुनौती सामना देख रहे हैं आप, और किस तरह से आपको लग रहा है कि इस बार आप किस तरह से सर 25 विधानसभा में सर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है आपकी? आपको पता है मैं किस दल का कार्य करता हूँ? बीजेपी से। तो आपको पता है आज से 2 दशक पहले अटल जी ने कहा कि बीजेपी कुकुरमुत्ते जैसे 6 महीने उगने वाली पार्टी नहीं है। बीजेपी का कार्यकर्ता 365 दिन चुनाव का काम करता है और 365 दिन चुनाव मोड में रहता है। बीजेपी का कार्यकर्ता चुनाव का तैयारी नहीं करता है, हमेशा चुनाव में ही रहता है। हमारा नित्य, हमारे संगठन के हर इकाई के सदस्य और हम सभी जितने भी वर्कर हैं, सभी लोग नित्य चुनाव में रहते हैं, तैयारी कुछ नहीं होती है। कि नगर निगम के विकास के लिए और सर हमारे नौजवानों के लिए, जैसे कि आपने कहा, ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि जहां ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी इतना नशा किया जा रहा है, नौजवान हमारे सच में बहुत भ्रमित हो गए हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ मैसेज अच्छा सा देना चाहेंगे जिससे हमारे नौजवान मोटिवेट हो और अच्छी चीज़, बेरोजगारी ख़त्म करने पे, एजुकेशन पे ध्यान दे, इस तरह की बातों पे क्या मैसेज देंगे? हमारी जो सनातनी परंपरा है, सनातनी परंपरा के कारण आपने शायद, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नौशाद आलम है। नौशाद आलम। तो सनातनी परंपरा के कारण शायद आपने पूछ दिया कि किसी एक समुदाय के आप प्रतिनिधि हैं क्या? नहीं, अक्सर लोग आम जनता के आपको लोगों नहीं का पता सवाल है। है, आपको नहीं पता है कि सनातनी परंपरा में सूफी संत होते थे। आप मंसूर का जीवनी पढ़िए, जैसे मोहम्मद साहब का जीवनी पढ़ते हैं, वैसे आप अपने जो धर्म के प्रणेता हुए या जो संत हुए उनका जीवनी पढ़िए। मंसूर को अकबर ने खंड खंड करके चौराहे पर खड़ा करके काट दिया। वो मंसूर कहता था अनल हक। अनल हक का अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि हमारे वेद की उक्ति है और अनल हक उसका फारसी शब्द है। तो अकबर कहता था अल्लाह अकबर कहने के लिए, और मंसूर कहता था अनल हक। इसलिए मंसूर को बीच चौराहे पर खड़ा होके और काटते गया, काटते गया, काटते गया और कहा कि बोलो अल्लाह अकबर, बोला नहीं, अनल हक, अहम ब्रह्मास्मि। तो अंत में जब मंसूर का प्राण निकलता है, एक एक करके हाथ काटा जाता है, आंख फोड़े जाते हैं, जीभ काटा जाता है,
उसके बाद भी कहता है वाह अल्लाह आप कितना हमसे प्रेम करते हैं कि इस समय भी आप मुझे अपने पनाहों में रखे हैं कि मैं आज भी अनर्हक कह रहा हूं। तो आप सूफी संत हमारे सनातनी परंपरा का अंश है। आप सूफी संतों का इतिहास पढ़ें, वो गैरिक वस्त्र धारण करते हैं। ये वसंत रंग हिंदू और मुस्लिम और सिख ईसाई का नहीं है, ये वसंत मौसम का रंग है। वसंत का मतलब है मस्त रहना। जब वसंत का मौसम आता है सारे पुष्प खिलते हैं, सारे मौसम अंगराई लेती है, सब जगह फूल और पत्ते में पल्लवित और कुसमित होते हैं। तो ये सनातन को आपने ये बांध दिया, ये पूछ करके कि आप किसी एक प्रतिनिधि एक समुदाय के प्रतिनिधि हैं, ऐसा नहीं। आप सनातन को समझिए। मोहम्मद साहब भी सनातन में ही दीक्षा लिए थे। मोहम्मद साहब का इतिहास पढ़िए। मोहम्मद साहब कश्मीर में रह के संतों के पास रह के साधना किए थे। ईसा मसीह कश्मीर में संतों के पास रह के साधना किए थे। वो तो एक संप्रदाय हुआ। सनातन वही है। जैसे इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, आज भी वहां के मुसलमान कहते हैं विश्व में सबसे बड़ा मुस्लिम देश कौन है? इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा रामायण मंचन कहां होता है? इंडोनेशिया में। वहां के मुस्लिम आज भी कहते हैं कि हम संप्रदाय बदल लिए हैं परंतु हम राम के वंशज हैं। तो सनातन हमारा वो है। तो सनातनी परंपरा वो है हमारी ऋषि पद्धति। आपका जो फजल का नमाज होता है, आप कहिए मुसलमान को संप्रदाय जातिवादी करता है। अब देखिए, आप ये सर्वे करिए कि कितने मुसलमान, कितने परसेंट, कितने मुसलमान के नौजवान और कितने वयस्क फजल का नमाज पढ़ते हैं। फजल का नमाज ब्रह्म मुहूर्त में होता है कि नहीं? तो वही सनातनी परंपरा है जो आपका फजल का नमाज, वो सनातनी परंपरा का देन है। इसलिए सनातन से सृष्टि का निर्माण हुआ है। इस सृष्टि से बाहर कौन है? मोहम्मद साहब है कि राम है कि ईसा मसीह है? सब सृष्टि के अंदर है और सृष्टि ही सनातन है। जहां से सूर्य का उद्भव होता है, जहां से पृथ्वी का उद्गम होता है। तो ऐसा कोई चीज नहीं, सभी लोग सनातनी हैं। आप सनातनी मुसलमान हैं, आप ये समझिए। हम सभी लोग सनातनी हैं, सभी भारत माता के संतान हैं, सभी कैप्टन हमीद के वंशज है, भगत सिंह के वंशज है, अस्फाकुल्ला खां के वंशज हैं और सभी भारत माता के ही संतान थे। जैसे गुरु गोविंद सिंह थे, जैसे भगत सिंह थे, वैसे कैप्टन हमीद भी थे। इसको समझने की जरूरत है। भारत माता को परम वैभव पर स्थापित करेंगे तब सभी लोग भारत माता के जितने भी संतान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सभी प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, शांत रहेंगे। क्या नौजवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नौजवानों को कहेंगे भैया कम से कम तुम कुछ करने को तैयार नहीं हो, तुम अपना कुछ संस्कार आलोकित करने को तैयार नहीं हो, तो कम से कम अपने बाप दादा पुरखे के नाम को कम से कम बचा लो। अभी भी अच्छे रास्ते पे आ जाओ। नशाखोरी, समय बर्बादी, इन सब चीजों से अपने को मुक्त करो और अपने पुरखों का नाम, आपके पुरखे इतने संभ्रांत, इतने शालीन, किसी भी वर्ग के जो हमारे पुराने लोग थे, बाप दादा के वंशावली के लोग, सभी लोग कितने शालीन, संभ्रांत, नियमित जीवन जीने वाले, शांत चित्त जीने वाले थे। उसका अनुसरण करो और कम से कम अपने वंश का नाम आगे नहीं बढ़ाओगे तो कम से कम बुरा हो मत, सदाचरण करो। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल एक प्रेरणादायक बात है। हम सारे नौजवानों के लिए एक बहुत ही अच्छी सीख है। तो जैसा कि देखा, हमारे माननीय विधायक मिथिलेश कुमार जी ने कितनी बेबाकी से अपनी बातों को रखा और मैंने जितने भी सवाल पूछे उनका जवाब बहुत ही चतुरता से दिया है। तो आप देख रहे थे सिटी टॉक्स नौशाद आलम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।